हे एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। तो इसके जस्ट पहले वाले पार्ट में हमने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और अब इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं शॉर्ट टाइप ऑफ आंसर्स, यानी लगभग थोड़े से जो आंसर्स हैं इनके वो कंपैरेटिवली बड़े होने वाले हैं। वेरी शॉर्ट आंसर्स जो आपने एक दो लाइन में अटेम्प्ट कर दिए, सॉल्व कर दिए, इनमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ जाएगा कंपैरेटिवली। तो चलिए धीरे धीरे करके हम इन्हें सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डू यू नो अबाउट जावा मैन। जावा मैन के बारे में आप क्या जानते हैं? व्हाई डिड साइंटिस्ट कॉल देम द इरेक्ट एप मैन। वैज्ञानिक इसे इरेक्ट एप मैन क्यों कहते हैं? तो कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उन कीवर्ड्स को पहचानना है हमें, ठीक है। अब यहां पर दो चीजें आपको बतानी है। सबसे पहला, आप क्या जानते हैं जावा मैन के बारे में, तो शुरू की एक दो लाइन आपको इंट्रोडक्शन में चले जाएंगे, जावा मैन ये था। दूसरा, फिर आपको ये बताना है कि साइंटिस्ट इसको इरेक्ट एप मैन क्यों कहते हैं, है ना। तो एप वर्ड लगा हुआ है इसके साथ और एप का मतलब होता है कपी, यानी मंकीज के ज्यादा क्लोज वाली स्पीसीज है, ठीक है। अब जब बंदर सीधा खड़ा होकर चलने की कोशिश कर रहा था, यानी क्वाड्रूपेड से बाइपेडलिज्म की तरफ आ रहा था, ठीक है, तो थोड़ा सा सीधा तो होगा ही, तो इसलिए इसे इरेक्ट एप मैन कह रहे हैं। बाकी और चीजें यहां पे भी एक्सप्लेन करते हैं। द रिमेन्स ऑफ जावा मैन वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय अ डच सर्जन। तो ये सर्जन साहब हैं, ठीक है, डच सर्जन साहब हैं जिन्होंने सबसे पहले, डच मूल के हैं, मतलब इनकी जो एथनिक है, इनकी जो ओरिजिन है वो डच है बेसिकली, है ना। नीदरलैंड, हॉलैंड, ये जो कंट्रीज हैं बेसिकली डच कहलाती हैं। तो इन्होंने कहां खोजा इस इंसान को? जावा नाम की जगह पर खोजा। अब अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है हमें ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया उससे कि जितने भी ह्यूमंस के रिमेन्स मिले हैं, एविडेंसेस मिले हैं, उनके नाम नॉर्मली उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे रखे गए हैं। यानी जब आपको निएंडरथल का पता चला तो वो कहां से? निएंडर वैली से पता चला, यानी एक ऐसा कंकाल मिला जो निएंडर वैली से मिला, हमने नाम रख दिया होमो निएंडरथैलेंसिस, ठीक है। हमें जर्मनी के हिडलबर्ग शहर से मिला था, ठीक है, उसका नाम रख दिया होमो हिडलबर्जेंसिस। तो इस तरीके से हमारे जो नाम ओरिजिनेट हो रहे हैं वो बहुत कुछ रिलेटेड हैं, किससे? ज्योग्राफिकल लोकेशन से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो यहां पर भी जावा मैन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो जावा में मिला। तो आपका ये आंसर रिजॉल्व हुआ, व्हाट डू यू नो अबाउट जावा मैन, ठीक है। जावा मैन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जावा से मिल रहा है एक्चुअल में, है ना। जावा आइलैंड वाला, आइलैंड नेशंस है वहां पर आप देखेंगे तो, ठीक है, वहां पे जावा कंट्री, वहां से मिल रहा है। अब इसमें इसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है क्या? इस पे आपको जब मिली तो एक खोपड़ी मिली, थाई बोन, यानी थाई की जो बोन्स हैं, ठीक है, हमारा जो थाई पोर्शन होता है उसकी बोन्स हैं, है ना, एंड 2 टीथ्स, और इसके 2 कुछ दांत मिले हैं हमें, ठीक है ना। अच्छा, अब इन स्टडी की गई, जब इनकी रिमेन्स की, ये जो बचे कुछ अवशेष मिल रहे हैं आपको, इनकी जब स्टडी की गई तो हमें पता चला कि ये जावा मैन जो था वो हाफ मैन और हाफ एप था, यानी आधा इंसान था और कपी था। तो कुल मिला के कहते कनेक्टिंग लिंक की तरह है, जो बंदर के भी गुण रखता है, इंसान के भी गुण रखता है। क्लियर है? इट इज बिकॉज हिज हेड, जावा मैन्स हेड वाज सेट फॉरवर्ड ऑफ द नेक, ठीक है, गर्दन से आगे की तरफ थोड़ा सा, सेट फॉरवर्ड ऑफ द नेक, यानी जो बंदर हैं उनका थोड़ा सा इस तरह रहता है, ठीक है, पीछे नेक की तरफ। अब यहां पर क्या है, इसका थोड़ा सा आगे की तरफ है। तो कुल मिला के आपको कुछ सिमिलैरिटीज भी दिख रही हैं और कुछ डिससिमिलैरिटीज भी दिख रही हैं। तो सिमिलैरिटीज बंदर की तरफ दिख रही हैं, है ना, और कुछ डिससिमिलैरिटीज हैं जो इसे ये भी बता रही हैं कि थोड़ा सा एडवांस है ये कंपैरेटिवली। द जावा मैन वर ऑल्सो कॉल्ड द इरेक्ट एप मैन बाय द साइंटिस्ट बिकॉज दे कुड वॉक इरेक्ट। यानी कुल मिला के मैं कह दूं, क्लाइमेटिक एक्सट्रीमिटीज की वजह से जब बंदर पेड़ों से उतर के ओपन एयर साइट्स पर मूव करना शुरू करेंगे, ठीक है, प्राइमेट्स और एप्स, तो उस दौरान क्या होगा? बाइपेडलिज्म डेवलप होगा, अपने ऊपर के जो 2 हाथ हैं इनको फ्री करेंगे वो। क्लियर है? अब इसी दौरान इनका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है, यानी इनके जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये चेंज हो रहे हैं। ये सब हमने अपने स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन में बहुत अच्छे से पढ़ा है। क्लियर है? सारे कैरेक्टर एक दूसरे से रिलेटेड है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म आप पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। तो जब इनके फिजिकल कैरेक्टर्स चेंज हो रहे हैं तो उस दौरान क्या होगा? अब एक ऐसी स्पीसीज मिली हमें जो ना तो पूरी तरीके से एप यानी कपी थी, और इंसान तो ऑब्वियस सी बात है नहीं ही थी, क्योंकि इंसान डेवलप होने में अभी बहुत सारी सब स्टेजेस आने वाली हैं। तो ये थोड़ा सा एप्स के ज्यादा करीब हैं और
पूरे एप्स भी नहीं है, बंदर भी नहीं है, पूरे कपी भी नहीं है, तो इसलिए ये इंसानों की तरफ धीरे से जर्नी शुरू हो रही है इनकी। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, हाफ मैन हाफ एप कहा जाता है। दे कुड वॉक इरेक्ट, सीधा भी चल सकते थे, दे कुड वॉक इरेक्ट, सीधे चलते थे, इसलिए इन्हें इरेक्ट एप मैन कहा जाता है। यानी इंसान बनने की राह पर, लेकिन बंदर है ना, एक ऐसा बंदर जो इंसान बनने की राह पर, एक ऐसी प्रजाति जो बंदर से समानता रखती है, सिमिलैरिटीज रखती है, लेकिन वो ह्यूमंस के एडवांसमेंट की तरफ है, यानी ह्यूमंस वाले फिजियोलॉजिकल चेंजेस उसमें देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है? तो ये दो क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन हमें पूरा सॉल्व हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। Who were hominoids? When did they come into existence? Write their two unique characteristics. तो ये जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में भी हमें मिला था, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में भी हमें मिला था इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, लगभग सिमिलर क्वेश्चन ही है ना। Who were hominoids? होमिनोइड्स कौन है, इनका एग्जिस्टेंस, इनका अस्तित्व तो कब से मिलना शुरू होता है आपको, और इनके दो इंपॉर्टेंट लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखनी है यहाँ पे। ठीक है, तो तीन चीजें हैं। होमिनोइड्स कौन है? होमिनोइड्स वर द सब ग्रुप ऑफ प्राइमेट्स। वहां पर भी मैंने आपको ये बताया था जब वेरी शॉर्ट आंसर, ठीक है, कि जो कैटेगरीज हैं उन कैटेगरीज को हम अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। कंप्लीट ग्रुप हो गया एनिमल्स का सब ग्रुप हो गया प्राइमेट्स, और प्राइमेट्स का जो सब ग्रुप हो गया ये हो गया मैमल्स, और इन्हीं मैमल्स के सब ग्रुप से आगे चल के क्या हुआ, ये बीच में आना चाहिए, सॉरी, एनिमल्स से मैमल और मैमल्स से फिर प्राइमेट्स, एनिमल्स देन मैमल्स देन प्राइमेट्स, इस तरीके से रहेगा। अब इन्हीं प्राइमेट्स से आगे डेवलप होके आया क्या, होमिनोइड्स। ठीक है, फर्स्ट एनिमल्स, सेकंड मैमल्स, तो प्राइमेट्स मैमल्स की एक कैटेगरी है, और इसके बाद फिर प्राइमेट्स से ही होमिनोइड्स डेवलप हुए। तो प्राइमेट्स एक्चुअली सब ग्रुप हैं, ठीक है, और प्राइमेट्स के भी सब ग्रुप हैं होमिनोइड्स। ये लगभग 24 मिलियन ईयर्स बैक एग्जिस्टेंस में आए। प्राइमेट्स का अस्तित्व मिलना शुरू होता है, जो प्रमाण मिलने शुरू होते हैं हमें, वो लगभग 24 मिलियन ईयर्स के आसपास से मिलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, दे हैड स्मॉलर ब्रेन, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करना शुरू कर देते हैं हम। ठीक है, दे हैड स्मॉलर ब्रेन, इनका मस्तिष्क थोड़ा छोटा है होमिनोइड्स का, और ये सीधा तो बिल्कुल भी नहीं चल सकते हैं, क्योंकि ये क्या थे, क्वाड्रूपेड्स थे, अभी भी ये 4 पैर पर चलते थे। ठीक है, तो क्वाड्रूपेड्स होने की वजह से ये सीधा नहीं चलेंगे, चारों पैरों का इस्तेमाल करते हैं अपने। ठीक है, अभी ये बंदर ही हैं कुल मिला के। ठीक है, लेकिन फिर भी साइज में बड़े होते थे कंपैरेटिवली। ठीक है ना, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हेन एंड वेयर, कब और कहां डू वी गेट अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ बाइपेडलिज्म। ठीक है, एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बाइपेडलिज्म। हॉट्स मतलब वहां पे आपको जगहों का भी नाम बताना है, हॉट स्पॉट्स बताने हैं। कब और कहां पर आपको बाइपेडलिज्म के, यानी 2 पैर पर चलने के प्रमाण मिलते हैं, एविडेंसेस मिलते हैं। ठीक है, और इसका फायदा क्या था, 2 पैर पे चलने का क्या बेनिफिट मिला। ठीक है, तो वी गेट द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ बाइपेडलिज्म फ्रॉम लाटोली, तंजानिया, ये एक जगह है। दे आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम हदर, एथियोपिया, ये एक जगह है। इन 2 जगहों से हमें बाइपेडलिज्म के एविडेंसेस मिलते हैं, यानी इंसान 2 पैर पर चलना शुरू कर चुका था। ठीक है, तो लाटोली और हदर ये 2 जगहें हैं अफ्रीका। ठीक है, ईस्ट अफ्रीका की कंट्रीज हैं, तंजानिया और एथियोपिया, जहां पर हमें बाइपेडलिज्म के एविडेंसेस मिलते हैं। दे आर एज अर्ली एज डेटेड बैक 3.6 मिलियन ईयर्स एगो। इनकी अगर आप डेटिंग करेंगे, इनकी एज निकालेंगे कि कितने पुराने एविडेंसेस हैं, तो लगभग 3.6 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, लगभग 30,60,000 साल पहले आपको 2 पैर पर चलने के एविडेंसेस मिलते हैं। अब जब इंसान 2 पैर पर चलना शुरू करेगा तो फायदे क्या हैं, बेनिफिट्स ऑफ बाइपेडलिज्म। तो पहला बेनिफिट, बाइपेडलिज्म हेल्प्ड अर्ली मैन टू सी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम फार ऑफ डिस्टेंस। जब झुककर चल रहा है, 4 पैर से चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, आप देख सकते हैं कि झुक के चलने में कितनी दूरी तक का विजन बनेगा। वो जो आई साइट है, ठीक है, उसका आप एक
अच्छा थ्रेशोल्ड नहीं पाएंगे। लेकिन जब आप सीधे खड़े होकर चलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो विजन है वो कंपैरेटिवली ब्रॉड होता जा रहा है। तो क्या हो रहा है, दूर तक के ऑब्जेक्ट्स को देख पाने में आप सक्षम हो रहे हैं बाइपेडलिज्म की वजह से। ठीक है, काफ़ी दूर तक देख पाने में सक्षम हो रहे हैं, और ये बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट्स थी, ये कहते हैं बहुत ज़रूरी रिक्वायरमेंट थी। उन बदली हुई परिस्थितियों में अगर आप सस्टेन करना चाह रहे हैं तो आपको दूर तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि आगे क्या चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल हैं कि नहीं है, फॉरेस्ट एरिया है कि प्लेन एरिया है, ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, इट हेल्प देमसेल्व्स इन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम एनिमल्स। अब क्या है, अब आपका ये जो 2 हाथ फ्री हो गया है, ये आपको एक क्या कर रहा है, एडवांस्ड पोजीशन में लेके जा रहा है। ठीक है, ये एडवांटेजियस है आपके लिए, क्योंकि अब आप अपने आप को ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं दूसरे एनिमल से। ठीक है, ये हाथ एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह भी काम करते थे, तो प्रोटेक्शन में इस्तेमाल होता था। इट बिकेम ईजियर टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम अदर्स क्वाड्रिलिज्म। ठीक है, मूवमेंट्स ऑफ अ क्वाड्रुपेड। अब क्या होता था, लगभग हर एनिमल तो क्वाड्रुपेड ही है क्योंकि वो 4 पैरों का इस्तेमाल करता है। ठीक है, लेकिन जब आप बाइपेडलिज्म की तरफ आ गए तो इस तरीके से आप बाकी एनिमल से डिस्टिंग्विश हो गए, अलग हो गए, डिफरेंशिएट करना बहुत आसान हो गया आपको। ठीक है, यानी उस एनिमल को, वो जो ह्यूमन का प्रिकर्सर था, आदि मानव था, आदि मानव की वो शुरुआती स्टेज थी, जब वो बाइपेडलिज्म की तरफ आया तो उसको डिस्टिंग्विश करना यानी पहचानना या आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो गया। ठीक है, दूसरे 4 पैर वाले एनिमल से। वॉक इरेक्ट फ्रीड हिज 2 आर्म्स टू कैरी आउट डिफरेंट टास्क्स। आपने पढ़ा है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में कि किस तरीके से बाइपेडलिज्म दूसरे एक्टिविटीज़ है, अदर एक्टिविटीज़ हैं, उनको हेल्प कर रहा है, बेबी को कैरी करने में, फूड होल्ड करने में, ऑब्जेक्ट्स को पकड़ने में। ठीक है, एनर्जी भी आपकी बच रही है क्योंकि जब आप 4 पैर से चल रहे हैं तो मोर एनर्जी वॉज कंज्यूम्ड, लेकिन हियर इन बाइपेडलिज्म लेस एनर्जी वॉज कंज्यूम्ड। तो आपकी ऊर्जा भी बचत हो रही है। ठीक है, आप दूसरे वस्तुओं को पकड़ भी सकते हैं, डिफेंस कर सकते हैं। ठीक है, और नवजात शिशुओं को बहुत अच्छे से होल्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से सीधे खड़े होकर चलने में आपकी जो आर्म्स फ्री हो रही हैं, इनको आपने दूसरे अलग अलग कार्यों में भी लगाया। तो आपका आंसर मिल गया, कब और कैसे। ठीक है, और बेनिफिट्स क्या थे। तो 4 बेनिफिट्स देख लिए हमने, कहाँ कहाँ पर मिले, 2 जगह पे, किस ईयर में मिले, वो आपको आंसर क्लियर हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। What do you know about replacement and regional continuity model? एक अलग से वीडियो ही हमने डिस्कस किया है, इसके ऊपर डेडिकेट किया है। ठीक है, रीजनल कम्युनिटी मॉडल और रिप्लेसमेंट मॉडल के ऊपर। तो यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहे हैं कि रिप्लेसमेंट और रीजनल कम्युनिटी मॉडल क्या है। आप क्या जानते हैं रीजनल और रिप्लेसमेंट कम्युनिटी मॉडल के बारे में। तो रिप्लेसमेंट मॉडल क्या कहता है, आपको 2 फ्लो चार्ट्स के थ्रू हमने वहाँ पर समझाया था जब जो वीडियो बनाया था। ठीक है, इस तरीके से ट्राइडेंट टाइप का जो है वो स्ट्रक्चर बना था कुछ इस तरीके से, फिर आगे जाके इस तरीके से ब्रांचेस निकल रही थी वहाँ पे। ठीक है, तो एक ये था, और एक क्या था कि इसमें फिर और चैनल्स क्रिएट हो गए थे। तो ये पहले रिप्लेसमेंट मॉडल मैंने बनाया, फिर ये जो चैनल मैंने बना दी, इसका मतलब अभी क्या हो गया, ये रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल हो गया। अब इसका मतलब समझ लीजिए, रिप्लेसमेंट मॉडल क्या सपोर्ट करता है, इस व्यू को सपोर्ट करता है कि जो मॉडर्न ह्यूमन बींग्स हैं, आधुनिक इंसान है, उसकी एक ओरिजिन है, सिंगल ओरिजिन को वो इस्टेब्लिश करता है। अफ्रीका में इनकी ओरिजिन हुई। ठीक है, किस जगह पर, अफ्रीका में इनकी ओरिजिन हुई। और अभी तक हम पढ़ते आए हैं, उसमें भी हमने ये इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट समझा है, ठीक है, वो यही है कि अफ्रीका में ओरिजिन हुई ह्यूमन बींग्स की, उनके प्रिकर्सर्स की। ठीक है, तो इस व्यू को ये सपोर्ट करता है रिप्लेसमेंट मॉडल कि यहाँ पर ओरिजिन हुई। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जब इनमें एडवांसमेंट्स हुआ तो बाकी जो स्पीसीज थी वो स्पीसीज पुरानी स्पीसीज को रिप्लेस करते हुए आगे निकल गई। ठीक है ना। अच्छा, इसके सपोर्ट में क्या व्यू दिए जाते हैं, बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं वो एनाटॉमिकल यानी उनके शरीर की इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो, और एनाटॉमी का मतलब होता है शरीर की आंतरिक बनावट, और आनुवांशिक सिमिलैरिटीज यानी उनके जेनेटिक लेवल पर जो सिमिलैरिटीज हैं, इनके एविडेंसेस देते हैं। क्लियर है, रिप्लेसमेंट मॉडल को एस्टैब्लिश करने के लिए। क्लियर है। अच्छा, तो ये क्या कहता है रिप्लेसमेंट मॉडल कि एक जगह अफ्रीका से ये लोग ओरिजिनेट हुए और इसके बाद अफ्रीका से ये पूरे अदर पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, स्प्रेड हो गए। क्लियर है। और इनकी जो इंटरमीडिएट स्पीसीज थी बीच की,
यानी अफ्रीका के बाद जब ये दूसरी जगहों पर स्प्रेड होते चले जाएंगे तो जो नई प्रजातियां हैं वो पुरानी प्रजातियों को रिप्लेस करती हुई आगे बढ़ जाएंगी। क्लियर है। रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल क्या कहता है, ये इस व्यू को सपोर्ट करता है कि मॉडर्न जो ह्यूमन ओरिजिन्स हैं, ठीक है, वो अफ्रीका में एक जगह पर नहीं, अफ्रीका के साथ साथ और दूसरी जगहों पर भी ओरिजिनेट होंगे, या मैं कहूं अफ्रीका में ही साइमल्टेनियसली कई जगहों पर ओरिजिनेट हो रहे हैं। ठीक है, अफ्रीका में ही कई जगहों पर, अलग अलग जगहों पर साइमल्टेनियस ओरिजिनेशन हो रहा है इनका। ठीक है, और इसके बाद फिर क्या हो रहा है, ये अलग अलग जगहों पर मूव कर रहे हैं। तो अफ्रीका में भी मूव कर रहे हैं, एशिया में भी और यूरोप में भी मूव कर रहे हैं। क्लियर है। इनके ओरिजिन पॉइंट अफ्रीका भी हैं, एशिया भी हैं और यूरोप भी हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अलग अलग टाइम पर ये इन जगहों पर ओरिजिनेट हो रहे हैं। क्लियर है। तो रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल क्या कहता है, एक सिंगल ओरिजिन बस को एक्सेप्ट नहीं करता, ये कहता है कि इनकी जो ओरिजिन हुई है, ह्यूमन प्रिकर्सर्स की जो ओरिजिन हुई है वो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में हुई है, डिफरेंट टाइम फ्रेम पर हुई है। क्लियर है। अच्छा, ये अपने व्यू को सपोर्ट करने के लिए क्या कहते हैं, कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं जो एनाटॉमिकल डिफरेंसेस हैं मॉडर्न ह्यूमन से पुरानी स्पीसीज के। क्लियर है। ये बिलोंग करते हैं, यानी जब इनको रिलेट किया गया एशिया की जो स्पीसीजेस हैं, अफ्रीका की जो स्पीसीजेस हैं और यूरोप की जो स्पीसीजेस हैं उनसे, तो इनमें क्या है, जेनेटिकल और एनाटॉमिकल डिफरेंसेस मिलते हैं। ठीक है, इनका जेनेटिक स्ट्रक्चर यूरोप का एशिया से थोड़ा सा अलग है, एशियंस का यूरोप से थोड़ा सा अलग है। तो इनका कहना है कि सिंगल ओरिजिन नहीं है, बल्कि क्या हुआ, ह्यूमंस जो है वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर, या मैं कह दूं थोड़ा सा लैग फेज में, डिफरेंट टाइम्स पर, कुछ अंतराल में, अलग अलग जगह पर लगभग साथ में ओरिजिनेट हुए और यहां से फिर अलग अलग जगह पर और आगे डिस्ट्रीब्यूट होते चले गए। लेकिन रिप्लेसमेंट मॉडल में क्या कहता है, ओरिजिन अफ्रीका की है, बट वहाँ से फिर उसकी जो आगे संततियाँ हैं वो दुनिया के बाकी जगहों में फैलेंगी और पुरानी स्पीसीज़ को नए लोग रिप्लेस करेंगे। पुरानी तो एक्सटिंक्ट हो गई, वो अब नहीं अवेलेबल, नए लोग अवेलेबल हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, रिप्लेसमेंट में सिंगल ओरिजिन, ओरिजिनल कॉन्टिन्यूटी में मल्टीपल ओरिजिन्स को, एक समअप अगर मैं कर दूं तो ओरिजिनल कॉन्टिन्यूटी में वो मल्टीपल ओरिजिन्स को सपोर्ट करता है। होपफुली आपको ये समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। Write any two features of Homo heidelbergensis and Homo neanderthalensis। तो क्यों नाम पड़ा है इनका, ये आपको क्या करना है, यहाँ पे दो लक्षण लिखने हैं, दो फीचर्स लिखने हैं, दो इंपॉर्टेंट फीचर्स लिखने हैं। ठीक है, किसके, heidelbergensis के और Homo neanderthalensis के। तो जर्मनी के हिडलबर्ग नाम की शहर पर जो होमो सेपियंस का एक क्लोज स्पीसीज मिला, उसे नाम दिया गया होमो heidelbergensis, और जो निएंडर वैली के पास मिला उसको नाम दिया गया निएंडरथैलेंसिस। अब इनके जो फीचर्स हैं, ठीक है, उनकी बात कर लेते हैं। तो दो फीचर्स पहले heidelbergensis के लेते हैं। इनका ब्रेन कंपैरेटिवली स्मॉलर है। ब्रेन क्या है, कंपैरेटिवली स्मॉलर है। दे हैड हेयरी ग्रोथ ऑन देयर बॉडी। तो शरीर पर काफी ज्यादा हेयर्स की ग्रोथ है और ब्रेन का साइज कंपैरेटिवली क्या है, स्मॉलर है। इसका मतलब जो होमो heidelbergensis थे, they were actually close to their precursors, मतलब पूर्वज से ज्यादा क्लोज थे ह्यूमंस, या मॉडर्न, एकदम मॉडर्न ह्यूमंस के कम क्लोज थे। मॉडर्न, एकदम जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं उनके कंपैरेटिवली थोड़ा कम क्लोज हैं। ठीक है, तो क्योंकि स्मॉलर ब्रेन है, ब्रेन का साइज क्या है, बढ़ रहा है, और जब भी स्मॉलर ब्रेन की बात आएगी तो ध्यान रखिएगा वो कंपैरेटिवली लेस डेवलप्ड है। ठीक है, और जब जहां जिसका भी ब्रेन लार्जर रहेगा तो समझिएगा वो कंपैरेटिवली एडवांस है, क्योंकि अब हमारा ब्रेन क्या है, कंपैरेटिवली लार्ज है, बड़ा ब्रेन है। ठीक है, होमो निएंडरथैलेंसिस की बात करिए तो दे हैड मच लार्जर हेड। तो इनका सर बड़ा है कंपैरेटिवली, ब्रेन का साइज भी बड़ा है, देयर हाइट वाज शॉर्ट। ठीक है, इनकी हाइट थोड़ी सी छोटी होती थी। तो इस तरीके से दो फीचर्स निकल के आ गए निएंडरथैलेंसिस के और heidelbergensis के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ चेंजिंग एनवायरमेंट अराउंड 12,000 ईयर्स एगो। पूरा जो चैप्टर है स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन का, इसमें ये दो फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। पहला ह्यूमन एवोल्यूशन, यानी इंसान का धीरे धीरे चेंज होना, और दूसरा
क्लाइमेटिक चेंजेस। अगर क्लाइमेटिक चेंजेस नहीं हैं तो शायद ह्यूमन एवोल्यूशन बड़ा मुश्किल हो जाता, ठीक है, क्योंकि फिर ये जो चेंजेस हैं, फिजिकल चेंजेस हैं, एनाटॉमिकल चेंजेस हैं, साइकोलॉजिकल मेंटल चेंजेस हैं, इनको वो ट्रस्ट नहीं मिलता, ठीक है, जो आज हमें देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा जब भी बात आएगी तो इन्वायरमेंट की चेंजिंग्स का बहुत बड़ा रोल है ह्यूमन एवोल्यूशन में। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपको जो वातावरणीय परिवर्तन है उनका प्रभाव लगभग 12,000 साल के आसपास कैसा था, ठीक है। सो अराउंड 12,000 ईयर्स एगो, लगभग 12,000 साल पहले देयर वाज अ चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का लगभग जो है क्लाइमेट, जो वायुमंडलीय परिस्थितियां थी, जो यहाँ का मौसम है, जलवायु है, वो परिवर्तित हो रही थी, ठीक है। देयर वाज एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर। तो मैंने आपको दो चीजें ही बताई हैं, शॉर्ट आंसर भी जब हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने कहा कि या तो एक्सट्रीम क्लाइमेट्स होंगे, टेम्परेचर बहुत एक्सीड हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, या फिर क्या होगा, टेम्परेचर बहुत नीचे हो जाएगा। आइस एज के बारे में आपने पढ़ा है, तो ग्लेशिएशन पीरियड आता है कभी कभी अर्थ में। तो या तो टेम्परेचर विल कम डाउन या तो टेम्परेचर विल गो अप, ठीक है। तो तापमान या तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता था कभी कभी, या तापमान क्या होता था कभी कभी काफी कम हो जाता था। अब इन दोनों परिस्थितियों में अपने आप को तो बचा के रखना है ना, तो कुछ ऐसे लक्षण विकसित करने होंगे जो इन बदली हुई परिस्थितियों में अपने आप को, यानी इंसान अपने आप को बचा के रख सके, ठीक है। तो लगभग 12,000 साल पहले तापमान बढ़ा और उस दौरान क्या हुआ, तापमान बढ़ने की वजह से क्या हुआ, एनवायरमेंट लगभग गर्म हो जाएगा। इट रिजल्टेड इनटू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड इन मेनी रीजन्स, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, दुनिया के बाकी हिस्सों में लगभग घास के मैदानों में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी, which in turn led to the increase in the number of animals that ate grass like deer, antelope, goat, sheep, cattle, etc. इससे क्या हुआ, धीरे धीरे वो जानवर जो घास पर आश्रित हैं, ठीक है, जो हर्ब्स श्रब्स खाते हैं, झाड़ियां, घास, इस तरीके के घास फूस खाते हैं, उन जानवरों का धीरे धीरे करके ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो 12,000 साल पहले किस तरीके के चेंजेस हुए, टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ग्रासलैंड बढ़ गए, ग्रासलैंड बढ़ने की वजह से उन एनिमल्स की ग्रोथ ज्यादा हुई जो ग्रास के ऊपर, शिप, कैटल, गोट, यानी ऐसे जानवर जो ग्रास के ऊपर डिपेंडेंट है, उनकी संख्या लगभग बढ़ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। The tools of earlier humans were made of which materials, which tools survived the most, write its uses also. तो आपको यहां पर प्रश्न में क्या बताना है कि आदि मानव जो है ना, द टूल्स ऑफ अर्लियर ह्यूमंस वर मेड ऑफ विच मटेरियल, किस प्रकार के पदार्थ के उनके जो टूल्स होते थे वो बने होते थे, ठीक है। विच टूल्स सर्वाइव द मोस्ट, और काफी लंबे समय तक किस प्रकार के टूल रहे, ज्यादा समय तक यूज होने वाले, ज्यादा समय तक इस्तेमाल में रहने वाले टूल्स, उपकरण कौन से थे, राइट इट्स यूजेस ऑल्सो, इनका उपयोग भी लिखना है आपको। सो अर्ली ह्यूमंस यानी आदि मानव जो थे, यूज टूल्स मेड ऑफ मटेरियल सच एज वुड, या तो लकड़ी के टूल्स बनाते थे वो, ठीक है, पत्थर के बनाते थे वो, या फिर वो हड्डियों के टूल्स बनाते थे। क्लियर है। अब इन्हीं को डिफरेंट तरीके से वो क्या करते थे, छील कर, शार्प करके, चिसल्ड करके उनका यूज करते थे। तो या तो वुडन होते थे टूल्स उनके, या स्टोन। सबसे पहले स्टोन के ही होंगे, ध्यान रखना है, शुरुआत तो स्टोन से ही होगी, और ग्रेजुअली फिर उसमें क्या होगा, बोन्स और वुड भी ऐड होते चले जाएंगे, है ना। द टूल्स मेड ऑफ स्टोन सर्वाइव द मोस्ट, और जैसा मैंने कहा चूंकि शुरुआत कहां से हो रही है, स्टोन टूल से हो रही है, इसलिए पत्थर के बने हुए जो उपकरण हैं, टूल्स हैं, वो सबसे ज्यादा सर्वाइव करेंगे। लंबे समय तक, बड़े अंतराल तक इंसान किस तरह के टूल्स का इस्तेमाल करने वाला है, स्टोन मेड टूल्स का इस्तेमाल करने वाला है। अब उपयोग क्या क्या है इनके, तो ये जो टूल्स है, स्टोन टूल्स हैं, इनका इस्तेमाल या तो मांस को काटने के लिए किया जाता था, टू स्क्रैप बार्क्स ऑफ ट्री एंड स्किन्स ऑफ द एनिमल। अब मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एनिमल ऑलरेडी डेड मिला है, तो उसकी स्किन को निकालने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। फिर बार्क्स ऑफ ट्री, पेड़ों की छाल वगैरह खुरचने के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। टू चॉप फ्रूट, रूट्स एंड वुड, लकड़ी को छीलने के लिए, फलों को काटने के लिए इन टूल्स का इस्तेमाल किया जाता था। तो इस तरीके से डिफरेंट यूज हो गए टूल्स के, जो अर्ली मैन या आदि मानव करता था। होपफुली आपको समझ आ गया। Where do we get the earliest evidence of planned hunting? What did it depict? तो आपको क्या बताना है, आपको सबसे पुराने प्रमाण बताने। Where do we get the earliest evidences?
प्राचीनतम प्रमाण बताने हैं, पुराने से पुराना ऐसा एविडेंस देना है जहां से हमें पता चले कि हंटिंग जो है, शिकार जो है, वो बड़ी योजनागत तरीके से हुआ, प्लान्ड तरीके से हुआ है। ठीक है, व्हाट डिड इट डिपिक्ट, और ये क्या शो करता है, क्या दिखाना चाहता है, ठीक है, जो एविडेंस है। तो वी गेट द अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ प्लान्ड हंटिंग फ्रॉम यूरोपियन साइट्स ऑफ डॉल्नी वेस्टोनिक। ठीक है, ये चेक रिपब्लिक में एक जगह है जिसका नाम है डॉल्नी वेस्टोनिक। तो ये एक इंपॉर्टेंट साइट है जहां पर हमें प्लांट हंटिंग, मैंने पहले शॉर्ट आंसर्स में भी इसको डिस्कस किया है, ठीक है, लेकिन वहां पर बहुत शॉर्ट में था, सिर्फ जगह का नाम पूछा हुआ था। The site is nearby a river and it is believed that it was deliberately used by people. ये डॉली वेस्टोनिक जो जगह है वो एक नदी के पास में है। अब यहाँ से कैसे आप रिलेट करोगे कि प्लांट हंटिंग का एविडेंस है? तो होता क्या था, हमें ये पता चलता है क्योंकि ये साइट नदी के पास में लोकेटेड है, तो ये दिमाग में आसानी से आ जाएगा कि उन्हें ये पता है कि रिवर सोर्सेस के आसपास एनिमल्स का मूवमेंट ज़्यादा होता है, ठीक है ना, और जानबूझकर, डेलिबरेटली, जानबूझकर जो अर्ली मैन है, उस जमाने का इंसान है, उसने इन साइट्स का इस्तेमाल किया होगा। ठीक है, सो ड्यूरिंग द ऑटम एंड स्प्रिंग सीजन्स रेंडियर एंड हॉर्स क्रॉस द रिवर एंड किल्ड और हंटेड बाय अर्ली ह्यूमन। ठीक है, ऑन लार्ज स्केल। तो सिर्फ यही जानवर नहीं, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल में लिखे हुए हैं। ठीक है, इन ऑटम के दौरान और स्प्रिंग सीजन्स के दौरान क्या होता था, ये जो एनिमल्स होते थे ये रिवर सोर्सेस के आसपास आते थे, उसको क्रॉस करते थे, वहां से निकलते थे। अब अर्ली ह्यूमंस पहले से, आदि मानव पहले से एम्बुश लगा के, यानी प्लान करके, उनको पता है कि इन एनिमल्स का मूवमेंट होता है, पानी पीने के लिए आते हैं या फिर यहाँ से निकल के जाते हैं इस नदी के सोर्स से। ठीक है, तो क्या करते थे, वहां पे हंटिंग के लिए जाते थे। अब ये हमें क्या शो करता है, ये हमें शो करता है कि इस तरह की जो साइट्स का सिलेक्शन है डिपिक्टेड, हमें शो करता है, प्रदर्शित करता है दैट द पीपल वर वेल अवेयर अबाउट द मूवमेंट ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, यानी जानवरों का, एनिमल्स का मूवमेंट, पक्षियों का मूवमेंट इंसानों को पता चल चुका था। वो ये पैटर्न समझ गए थे कि रिवर बॉडीज के आसपास एनिमल्स ज्यादातर मात्रा में मिलेंगे, क्योंकि वो अपनी प्यास बुझाने के लिए वहां पर तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम प्लान करते हैं, कुछ ग्रुप में इकट्ठे होते हैं और पर्टिकुलर एनिमल्स को मारेंगे। ठीक है ना, एंड एबल टू किल हंट देम इन लार्ज नंबर्स, और इस तरीके से बड़ी संख्या में हंटिंग को वो अंजाम देते थे। क्लियर है? तो वेयर डू वी गेट डॉली वेस्टोनिक से हमें पता चलता है चेक रिपब्लिक में। ठीक है, अर्लीस्ट एविडेंसेस हो गया ये इसका प्लांट हंटिंग का। ये प्लांट हंटिंग क्या है कि प्लानिंग करके, है ना, हमें एविडेंसेस मिले हैं कि रिवर बॉडी के पास में एनिमल्स आएंगे। क्लियर है? ये दो चीज डिपिक्ट होती हैं और पता चलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेस द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ होमो हैबिलिस ग्रोथ। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, होमो हैबिलिस यानी जो टूल मेकर इंसान है उसकी ग्रोथ को ट्रेस करना है, यानी आपको टाइम स्पैन बताना है जिस टाइम स्पैन में होमो हैबिलिस के एविडेंसेस मिलते हैं और धीरे धीरे उसमें ग्रोथ होती है। ठीक है, द फॉसिल्स ऑफ होमो हैबिलिस आर डेटेड बैक टू 2.2 मिलियन ईयर एगो टू 1.8 मिलियन ईयर एगो। लगभग 2.2 मिलियन ईयर एगो, 2,20 लाख जो है साल के आसपास से आपको 10 लाख जो है साल के आसपास तक होमो हैबिलिस के एविडेंसेस मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? इनके फॉसिल्स आपको मिले हैं ओमो एथियोपिया के पास में। ठीक है, ओदुबाई गॉर्ज है तंजानिया में। ज़्यादातर ईस्ट अफ्रीका आप देख रहे हो कि बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन उभर के आ रही है। तो ओदुबाई गॉर्ज और ओमो, ये एथियोपिया और जो तंजानिया ये ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज हैं। तो यहाँ से हमें अर्लीस्ट एविडेंसेस मिलते हैं किसके? होमो हैबिलिस के। अच्छा, द साइज ऑफ देयर ब्रेन वॉज बिगर एंड वर कंसीडर्ड मोर इंटेलिजेंट। अब इनके जो मस्तिष्क का आकार होता था होमो हैबिलिस के, वो क्या होता था? थोड़ा सा बड़ा होता था। ठीक है, और चूंकि बड़ा होता था इसलिए इन्हें आप क्या समझ सकते हो? बुद्धिमान समझ सकते हो, है ना, क्योंकि होमो वर्ड का ही मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंट या वाइस मैन। तो होमो वर्ड तो जुड़ा ही हुआ है। अब इनके ब्रेन का साइज भी कंपैरेटिवली बड़ा है, इसीलिए तो आपने इन्हें नाम दिया था टूल मेकर मैन, टूल बनाने वाला इंसान। ठीक है, तो दे वर कंसिडर्ड एज मोर इंटेलिजेंट देन ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो ब्रेन होता था वो कंपैरेटिवली स्मॉलर है। ठीक है, ये झुक के भी चलते थे थोड़ा सा। दे वर एबल टू यूज देयर हैंड्स डेक्स्टरसली। अब ये फ्री करते थे अपने हाथ को। डेक्स्टरसली का मतलब होता है आपके हाथ को फ्री कर रहे हैं, यानी आप अपने हाथ को फ्री करके चल रहे हैं। तो ये हाथ को फ्री करके चलते थे। ठीक है ना, पूरी तरीके से। दे वर द फर्स्ट टू मेक टूल्स ऑफ स्टोन
देयर टूल्स हेल्प्ड अ लॉट ड्यूरिंग देयर हंटिंग एक्सपीडिशन। ये स्पीसीज जो है होमो हैबिलिस, ये पहली स्पीसीज है जो टूल्स को बहुत अच्छे से शार्प टूल्स बना रही है, एडवांस टूल्स बना रही है, ठीक है ना। अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि पुराने से पुराना टूल बनाने वाला इंसान कौन है, तो फिर होमो हैबिलिस नहीं है, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस लगाना, ये हमने डिस्कस किया है, ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर। लेकिन यहाँ पे क्या है कि होमो हैबिलिस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो पत्थर के टूल बनाने वाले, जो शार्प टूल बनाने वाले, डेवलप टूल बनाने वाली स्पीसीज है, वो कंपैरेटिवली कौन है, होमो हैबिलिस है, ठीक है। देयर टूल्स हेल्प अ लॉट, अब इनके जो टूल्स बने हुए होते थे पत्थर के, वो हेल्प करते थे किस चीज़ में, हंटिंग एक्सपीडिशंस में, ठीक है, शिकार में। क्लियर है, चलिए। तो अब आप समझ सकते हैं यहाँ पे जब मैं ये कह रहा हूँ कि द फर्स्ट, आई मीन दीज वर द फर्स्ट हु मेड द टूल्स, तो इसका साफ मतलब है कि ऐसे टूल्स जो इतने शार्प हैं, जो हंटिंग एक्सपीडिशंस में काम आ रहे हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के पास भी टूल हैं, इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलोपिथेकस उनको उस लेवल पे यूज़ नहीं करता, हंटिंग एक्सपीडिशंस में यूज़ नहीं करता, इतने शार्प टूल्स नहीं बना पाता है, ठीक है। देयर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ड्यूरिंग हंटिंग एक्सपीडिशंस लेड टू द ग्रोथ ऑफ लैंग्वेज। अब क्योंकि ये प्लान्ड हंटिंग करते थे और हंटिंग के दौरान क्या होता था, आइडियाज शेयर करते थे, ठीक है ना, उसको एक्सप्रेस भी करते थे, उस हंटिंग स्किल को आगे ट्रांसफर करने में भी पेंटिंग वगैरह का यूज करते थे। तो देयर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, उनकी जो आपसी समझ थी हंटिंग एक्सपीडिशंस के दौरान, जो क्या कहेंगे, शिकार के जो एक्सपीडिशंस होते थे, तो उस दौरान शिकार यात्राओं के दौरान उनके जो एक्सपीरियंस थे उसको वो शेयर करते थे, उसके दौरान जो म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते थे, उसी से आगे चल के क्या होगा, भाषा का डेवलपमेंट होगा, लैंग्वेज का विकास होगा, ठीक है। तो होपफुली ये समझ में आ गया कि होमो हैबिलिस का जो ग्रोथ है, एवोल्यूशन है, वो धीरे धीरे कैसे हुआ। आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड द यूज ऑफ लैंग्वेज प्रूव एडवांटेजेस इन हंटिंग एक्सपीडिशंस। अब आपको ये बताना है कि जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो कैसे फायदा पहुंचा रही है जो शिकार करने की गतिविधियां हैं उनमें, हंटिंग एक्सपीडिशंस हैं उनमें, ठीक है। तो द यूज ऑफ लैंग्वेज प्रूव्ड एडवांटेजियस, फायदे का सौदा रहा या फायदेमंद रहा भाषा का इस्तेमाल करना लैंग्वेज में, ठीक है, हंटिंग एक्सपीडिशंस में। कैसे? इट हेल्प मैन इन ऑर्गेनाइजिंग हंटिंग एक्सपीडिशंस। तो सबसे पहला फायदा तो ये हुआ कि जब लैंग्वेज डेवलप हो गई, ठीक है, भले इनिशियली वो प्रॉपरली नॉन वर्बल ही रही हो, ठीक है, अभी वो वर्बल लैंग्वेज ना डेवलप हुई हो, तो जब वर्बल या नॉन वर्बल किसी भी तरह की लैंग्वेज डेवलप हो गई होगी, एटलीस्ट वो बोल के कुछ अमाउंट में अपने वोकल कॉर्ड का इस्तेमाल करके चीज़ों को एक्सप्रेस कर पा रहे होंगे, तो अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो बहुत बहुत प्लान्ड तरीके से प्लानिंग करके हंटिंग एक्सपीडिशंस को अंजाम दे पा रहे हैं। तो हंटिंग एक्सपीडिशंस में सबसे ज़्यादा हेल्प मिल रही है ऑर्गेनाइज करने में, ठीक है, किस डायरेक्शन में जाना है, कितने लोगों का ग्रुप रहेगा, कहाँ पे एनिमल आएगा या ज़्यादातर आता है, ठीक है, क्या टाइमिंग रहेगी, तो ये बहुत अच्छे से वो प्लान करते रहे होंगे। नाउ दे बिकम aware about the nature of animals and discussed how to hunt those particular animals, as I discussed, कि अब वो एनिमल्स के नेचर को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं और एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं वो चीज़ें कि एनिमल कब आएगा, ठीक है। They could collect information about the specific regions where these wild animals resided। अब चूंकि लैंग्वेज या इशारों में या किसी भी मोड में, वर्बल नॉन वर्बल, वो एक दूसरे को ये एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, कि किस पर्टिकुलर प्लेस में किस तरह के किस अमाउंट में एनिमल्स रह रहे हैं। अब हंटिंग में तो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। दे कुड शेयर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टूल्स मेंट स्पेशली फॉर हंटिंग एक्सपीडिशन। अब साथ में वो दूसरे ग्रुप के लोगों को या आने वाली जो उनकी ऑफस्प्रिंग्स हैं, संततियां हैं, उनके साथ भी ये नॉलेज शेयर कर सकते थे कि हंटिंग एक्सपीडिशंस में कौन कौन से जो टूल्स हैं वो ज़्यादा काम आते हैं, किस तरह के टूल्स ज़्यादा एफिशिएंट हैं, ज़्यादा यूजफुल हैं। तो ये इंफॉर्मेशन भी अब वो शेयर कर सकते थे लैंग्वेज डेवलप होने की वजह से। तो लैंग्वेज के क्या क्या फ़ायदे रहे, ये 4 इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस या फ़ायदे रहे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ डिड द यूज ऑफ लैंग्वेज प्रूव वैल्यूएबल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ शेल्टर्स। तो अभी तक तो हंटिंग स्किल्स की बात हो रही थी, अब हम दूसरी चीज की बात करें कि कैसे लैंग्वेज ने फायदा पहुंचाया शेल्टर्स बनाने में, रहने की जगह बनाने में, शेल्टर्स यानी छांव या जगह बनाने में कैसे हेल्प करी लैंग्वेज ने, ठीक है। तो जब लैंग्वेज हंटिंग एक्सपीडिशंस को अंजाम देने में हेल्प कर सकती है, तो ऑब्वियस सी बात है रहने की जगहों में भी कहीं ना कहीं तो हेल्प करेगी ही।
पीपल कुड नाउ सिक्योर प्लेसेस अबाउट देयर सेटलमेंट। अब क्या हो सकता था, अब वो बातचीत में इस चीज को एक्सप्रेस कर सकते थे, इस पर्टिकुलर जगह पर रहने पर क्या होगा, हम थोड़ा सा सेफ रह पाएंगे, ठीक है। तो इस जगह पर सेटलमेंट किया जा सकता है, सिक्योर प्लेसेस के बारे में एक दूसरे से शेयर किया जा सकता है। दे बिकम अवेयर अबाउट रिसोर्सेस अवेलेबल इन नियर सराउंडिंग्स। अब इस चीज को भी शेयर किया जा सकता है कि उस पर्टिकुलर जगह पर ज्यादा रिसोर्स अवेलेबल है, खाने पीने की चीजें अवेलेबल हैं ज्यादा मात्रा में, एबंडेंस में, तो चलो उस जगह पर कुछ दिनों के लिए रहा जा सकता है, समय बिताया जा सकता है। तो चूंकि लैंग्वेज डेवलप हो गई है इसलिए ये बहुत आसान हो गया उनके लिए ये शेयर करना, ये नॉलेज शेयर करना। एक ग्रुप मान लीजिए कहीं से घूम के आ रहा है, अब उसने जिस जगह से अपनी जर्नी तय की है उसमें उसने देखा कि बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, ठीक है, तो अब वो शेयर करेगा यहाँ पे। They could discuss the ways of pattern of constructing their shelters। आपने देखा डिफरेंट टाइप के शेल्टर्स, केव में देखा, ठीक है, तेरा अमाता में देखा आपने यहाँ पे, ठीक है, फ्रांस में, स्पेन में, जहां जहां पर केव्स बनी हुई हैं, गुफाओं में देखा कि कितना बेहतर तरीके से हर्ब्स का या स्टिक्स का, वुडन स्टिक्स का इस्तेमाल करके केव्स बना रहे हैं। तो अब वो डिस्कस कर सकते थे उन पैटर्न्स को, वेज ऑफ पैटर्न, किस किस तरीके से शेल्टर्स को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता था, तो वो टेक्निक भी वो बहुत अच्छे से डिस्कस कर पा रहे थे। दे कुड कंसीडर द वेज एंड मीन्स टू प्रोटेक्ट देयर शेल्टर फ्रॉम प्रेडेटर्स एंड सीवियर स्टॉर्म्स। अब लैंग्वेज उनको हेल्प कर रही है ये एक्सपीरियंस शेयर करने में, ठीक है, कि वो किस तरीके से अपने शेल्टर्स को प्रोटेक्ट करें जहां पर वो रहते हैं, ग्रुप में या इंडिविजुअली कैसे भी, तो उस दौरान वो अपनी शेल्टर्स को कैसे प्रोटेक्ट करें, किससे, प्रेडेटर से, शिकारी जानवरों से। और उस ज़माने में ऑब्वियस सी बात है एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस बनती थी, तो क्लाइमेटिक कंडीशंस के एक्सट्रीम होने की वजह से कई बार बहुत सीवियर स्टॉर्म्स, बड़े तूफान आते थे, ठीक है, तो इनसे भी वो अपने आप को बचा पाता था। तो ठीक है, कैसे शेयर करेंगे, लैंग्वेज के थ्रू शेयर करेंगे। तो लैंग्वेज कैसे हेल्पफुल रही, ठीक है, कंस्ट्रक्शंस को डेवलप करने में इस तरीके से हेल्पफुल रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। What do you know about cave paintings at अल्तमीरा? अभी हमने जगह का नाम लिया था थोड़ी देर पहले, ठीक है, तो चलिए कुछ बेस्ट पेंटिंग्स जो मिलती हैं, जो हमें सोचने पे मजबूर करती हैं कि जो आदि मानव था, अर्ली ह्यूमंस थे, वो पेंटिंग्स का क्या इस्तेमाल करते रहेंगे। क्या ये वेज ऑफ एक्सप्रेशन था, क्या ये टेक्निक ट्रांसफ़र करने का एक मीडियम था, क्या ये लैंग्वेज एक्सप्रेस करने का एक मीडियम था, क्या वो आर्ट लवर थे, वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को टच करता है ये, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आप क्या जानते हैं अल्तमीरा की गुफा के बारे में, ठीक है। चलिए, तो आपको एक स्पेन में केव साइट मिली है जिसका नाम है अल्तमीरा, ठीक है। अब द पेंटिंग्स ऑन द सीलिंग ऑफ द केव्स वर फर्स्ट ब्रॉट इनटू नोटिस ऑफ एन आर्कियोलॉजिस्ट, मैच्योर आर्कियोलॉजिस्ट मार्सिलिनो, ठीक है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जब हम डिस्कस कर रहे थे तब भी लगभग इसका जिक्र आया था एक बार, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा ब्रॉड एस्पेक्ट हम डिस्कस कर लेते हैं उसका। तो कहानी क्या थी वहां पे, हमने कहानी डिस्कस करी थी। कहानी बहुत सिंपल सी थी कि ये जो अल्तमीरा की केव्स हैं यहाँ पे स्पेन में, यहाँ पे मार्सिलिनो जो है वो ये एक्सकेवेशंस का काम करते हैं, ठीक है ना। अब वो अपनी बेटी के साथ है वहाँ पे, है ना। नवंबर 1879 में उनकी जो बेटी है वो मारिया वहाँ पे आती, ठीक है। अब काफ़ी समय गुजर गया था मार्सिलिनो को वहाँ पे एक्सकेवेशंस वगैरह करते हुए, लेकिन वहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसको उन्होंने नोटिस नहीं किया था। तो मारिया जो है इनकी बेटी, वो क्या नोटिस करती है, सडनली एक पेंटिंग नोटिस करती है, एक चित्रकारी नोटिस करती है, कहाँ पर, उस गुफा की सीलिंग में, उस गुफा की छत में, ठीक है ना। और उसके फादर डिगिंग, खोदने के काम में लगे हुए हैं। अब वो अपने फादर को बताती है, ठीक है ना, कि देखो वहाँ पर वो पेंटिंग है ना। उस पेंटिंग को जिसको वो नोटिस करती है वो अपने फादर को बताती है ना। अब जब वो अपने फादर को बुलाती है, बताती है ना, और वो पिक्चर को देखते हैं तो वो हंसते हैं मजाक में, लेकिन जल्द ही वो ये रियलाइज़ कर लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट ये पेंटिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और जब उसकी स्टडी करते हैं तो वो देखते हैं कि वो जो पेंटिंग है उसमें कुछ स्पेशल टाइप के पेस्ट का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है ना। और इस तरीके से वो पेंटिंग जो है वो डिस्कवर होती है। बाद में लगभग 2 शताब्दी बाद, ठीक है, सॉरी 2 दशक बाद, 2 डिकेड्स, लगभग 2 दशक, 1 डिकेड का मतलब 10, सो 2 डिकेड्स लेटर, लगभग 2 दशक बाद हिज फाइंडिंग्स वर डिसमिस्ड बाय यूरोपियन, क्योंकि उन्होंने उस
फाइंडिंग्स को बताया अपने सीनियर्स को, है ना, लेकिन बाद में उनकी जो फाइंडिंग्स हैं वो डिसमिस कर दी गई आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा इस ग्राउंड पर कि वो इतनी भी पुरानी नहीं है जिससे उसे अर्ली मैन से रिलेट किया जाए। लेकिन और कई सालों बाद फिर ये समझ में आया कि नहीं, एक्चुअल में वो पेंटिंग जो थी वो हज़ारों साल पुरानी है। तो इस तरह से अल्तमीरा की जो गुफा है ना, वो अल्तमीरा की जो गुफा है वो एक केव पेंटिंग का एग्जाम्पल है, और वो केव पेंटिंग अर्ली मैन के टाइम की है। हालांकि उनकी जो खोज थी मर्सिलेनो की, उस ज़माने में सिर्फ इस बेसिस पर डिस्कार्ड कर दी गई, क्या कहा आर्कियोलॉजिस्ट ने, कि दे डिड नॉट अपीयर टू गुड टू बी वेरी ओल्ड, यानी इतनी भी पुरानी नहीं है कि उसे अर्ली मैन के साथ जोड़ा जाए, है ना, ज़्यादा पुरानी होने के लिए भी अच्छी नहीं है कुल मिला के। तो ये कह के आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे डिस्कार्ड कर दिया, लेकिन बाद में क्लियर हुआ कि यार नहीं, केव पेंटिंग तो बहुत पुरानी है। ठीक है ना। चलिए, चूंकि 1879 में डिस्कवर हुई थी और 1879 तक साइंटिफिक टेक्निक्स आपकी इतनी भी इंप्रूव नहीं हो पाई थी कि उन साइंटिफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करके सही डेट का अंदाजा लगाया जा सके। इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट को क्या हुआ, कंफ्यूजन हुआ यहाँ पे, और मर्सिलेनो का ये जो इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है उसको डिस्कार्ड कर दिया गया। ठीक है, रिजेक्ट कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से लगभग 12 ही क्वेश्चन थे हमारे पास, बहुत अच्छी बात है ना, और लगभग 12 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हमने डिस्कस करें, है ना। अब यहां से लगभग मैपिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, और कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, और आपका लगभग पूरा चैप्टर, कहीं पर भी ऐसी कंफ्यूजन नहीं बचेगी आपको, कहीं पर भी ऐसी कोई एक लूप होल नहीं बचेगी आपको। ठीक है, जो महसूस हो, एक बार आप इन वीडियोस के थ्रू बस जाएं, क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करें, बाकी जो मेन कंटेंट के वीडियोस हैं उन्हें देखें। द होल चैप्टर विल बी इन योर माइंड, इट विल बी इम्प्रिंटेड। ठीक है, छपा हुआ होगा। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में, मिलते हैं। थैंक